आर्यन खान ड्रग मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान एक के बाद एक कोशिशें कर रहे थे कि उनके बेटे को जमानत मिल जाए, लेकिन सेशन कोर्ट में जिस तरीके से आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि एनसीबी इतनी आसानी से आर्यन खान को जमानत मिलने नहीं देगी और आर्यन की रिहाई इस पूरे मामले में इतनी ज्यादा आसान भी नहीं है। जिस तरीके से 3 बार लगातार आर्यन की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, अब ऐसी परिस्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कि यह मामला आम इंसान की सोच से भी ज्यादा पेचीदा है और इस मामले में आर्यन पर शिकंजा अभी और भी ज्यादा कसता जाएगा। आपको बता दें, आर्यन की बेल एप्लीकेशन जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट इस पर 26 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। 26 अक्टूबर को अगर आर्यन को रिहाई नहीं मिलती है, 30 अक्टूबर तक वो वैसे भी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इस पूरे मामले में लोग जो हैं अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो आर्यन है उनको किन बिंदुओं के आधार पर जेल में बंद रखा गया है। आपको बता दें, आर्यन खान से जुड़े कई तथ्य हैं जो इस बीच सामने आ रहे हैं। इस केस की बारीकियों को आप तक पहुंचाने के लिए कुछ खास वकीलों के इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप इन्हें समझिए। किन आधार पर आर्यन को जमानत मिल सकती है, कितने साल तक की उन्हें सजा हो सकती है, कैसे अपराध करना, छिपाना, करवाना, ये सब एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा के हकदार है। अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको व्हाट्सएप चैट के जरिए एनसीबी आर्यन पर शिकंजा कस रही है और कैसे आर्यन के वकील अब हाई कोर्ट में अपनी दलीलों को रखने वाले हैं और उन पर क्या फैसला हो सकता है, अनुमानित फैसला क्या है इस पूरे केस पर, आपको बताएंगे। सुनिए जरा। मुंबई क्रूज ड्रग केस में आरोपी और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। बुधवार को सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इतने दिन बाद भी आर्यन को जमानत न मिलने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आर्यन को जमानत नहीं मिल रही। आपको बता दें, ये मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट जा पहुंचा है। बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा 26 अक्टूबर को। अब इन सब के बीच यहाँ हम आपको बताते हैं कि आखिर आर्यन को जमानत मिल क्यों नहीं रही है। आपको बता दें, आर्यन के केस में कई ऐसी बारीकियां हैं जिन्हें अगर आप समझेंगे तो जान पाएंगे कि ये मामला कितना ज़्यादा अब पेचीदा हो गया है। एडवोकेट चेतन पारीख ने इस बारे में ताज़ा जानकारी देते हुए बताया, सीआरपीसी का सेक्शन 437 गैर ज़मानती मामलों में भी किसी को आरोपी को ज़मानत मिलने का अधिकार देता है। इससे आरोपी ज़मानत के लिए अर्जी डालता है और केस के आधार पर उसे ज़मानत मिल भी जाती है। इसके अलावा सेक्शन 439 में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को ज़मानत को लेकर विशेष अधिकार प्राप्त है। ड्रग्स के मामले में नियम काफ़ी कठोर और अलग होते हैं। ड्रग्स से जुड़े मामले नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत निपटाए जाते हैं, जिसमें ज़मानत को लेकर अलग तरह के नियम हैं। ये कानून 14 नवंबर 1985 में 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के स्थान पर बनाया गया था। इसमें 1989, 2001, 2014 में संशोधन हो चुका है। एनडीपीएस एक्ट में नारकोटिक्स ड्रग्स का उत्पादन, अपने पास रखना, उसकी बिक्री करना, खरीदना, व्यापार करना, आयात या निर्यात करना और उपयोग करना अपराध है। हालांकि मेडिकल और साइंस के इस्तेमाल में इन ड्रग्स की छूट दी गई है। इस कानून में दोषी व्यक्ति को
नशा मुक्ति केंद्र भेजने से लेकर जेल भेजने और जुर्माने की सज़ा तक दी जाती है। इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रेम जोशी खास जानकारी देते हुए बताते हैं, ड्रग्स केस में इसलिए जल्दी ज़मानत नहीं मिलती क्योंकि एनडीपीएस के 2 सेक्शन 27A और 29 ऐसे हैं जिससे ज़मानत मिलने में काफ़ी मुश्किल होती है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती मामले में भी इन सेक्शन की वजह से ही ज़मानत मिलने में मुश्किल हुई थी और 1 महीने का वक्त लग गया था। ऐसे ही आर्यन केस में है और इन 2 सेक्शन के इर्द गिर्द बहस होती है। वकील प्रेम जोशी ने बताया, सेक्शन 27A में कहा गया है जो भी कोका प्लांट या अफीम के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन, उपयोग या उपभोग, आयात और निर्यात जैसी गतिविधियों में शामिल होगा, ऐसी गतिविधियों में लिप्त किसी व्यक्ति को शरण देगा, उसे कम से कम 10 साल की कारावास से दंडित किया जाएगा और सज़ा को 10 साल से ज़्यादा के लिए बढ़ाया जा सकता है। ज़माने के लिए भी वो शख्स उत्तरदायी होगा। वहीं सेक्शन 29 में कहा गया है, अगर कोई ऊपर बताए गए अपराध आदि के लिए उकसाता है, उसे दंडित किया जाएगा, चाहे वो अपराध उसके उकसावे की वजह से हुआ है या नहीं। जैसे मान लीजिए, अगर किसी मामले में ड्रग पेडलर भी आरोपी है तो अन्य लोगों को सज़ा मिलती है, तो सेक्शन 29 के तहत पेडलर को भी सज़ा मिलती है, भले ही उसकी सक्रिय भूमिका ना रही हो। अगर ड्रग्स केस में मिलने वाली ज़मानत की बात की जाए तो इसमें सेक्शन 37 के तहत आरोपी को ज़मानत दी जाती है। सेक्शन 37 में कहा गया है, आरोपी को ज़मानत मिल जाती है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। सरकारी वकील को ज़मानत की अर्जी का विरोध करने का अधिकार दिया जाता है। साथ ही आरोपी को बेगुनाही साबित करनी होती है, कोर्ट में विश्वास दिलाना होता है कि वो दोषी नहीं है और रिहाई के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है। हालांकि अगर पुलिस ये कहे कि ज़मानत देने से जांच में बाधा आ सकती है तो फिर रिहाई मुश्किल होती है, तो ज़मानत याचिका रद्द हो सकती है। माना जा रहा है मुंबई ड्रग्स मामले में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और इसी के चलते आर्यन और आर्यन के साथियों को ज़मानत नहीं मिल रही। हालांकि 36 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आना है, उसे लेकर लगातार ये खबर आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पक्ष में होने वाला है। आपको बता दें, इस फैसले से हटकर फ़िलहाल सबकी निगाहें ड्रग्स केस पर इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि अब इस ड्रग मामले में एक और नया नाम जुड़ गया है। वो नाम है अनन्या पांडे का। इस मामले में अनन्या की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अनन्या संदिग्ध ज़रूर पाई गई हैं। तो देखा आपने, अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई और भी ज्यादा होनी बाकी है। 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट का रुख आर्यन की तरफ है या एनसीबी के पक्ष में, ये भी साफ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।